नमस्कार दोस्तों, यह है एन की कक्षा 10 की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। सत्र 2023-24 की। ठीक है, तो चलिए हर एक फैक्ट हर एक तथ्य को आराम से पढ़ते हुए समझते हुए याद करते चलते हैं। ऑथेंटिक बुक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जीवन रेखाएं अध्याय 7। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तु तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। 1 मिनट। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थलों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। बताइए व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी कि मूवमेंट की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तु तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन वर्गीकृत किया जा सकता है। यह है भाई परिवहन के साधन। स्थल है ना, यानी कि जमीन, जल और वायु। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन भी आ रहा है सड़क के साथ साथ में, रेल के साथ साथ में। जल, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु, घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा। परिवहन के साधन: स्थल, जलवायु। स्थल में है रेल, पाइप और सड़क, है ना। और जल में आंतरिक और समुद्री परिवहन। वायु में है घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सार्वजनिक प्राधिकरण, एक निजी, यानी कि एक सरकारी है एक प्राइवेट है। ठीक है, वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सच में तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। सच में तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है।
इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। इस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्वापेक्षित है। सघन सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। अब आ रहा है भाई साहब परिवहन ने पार्ट देख ले पहले। ये पार्ट है ना, अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग हाईवे है ये। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश। पहाड़ी रास्ते भारत रेलवे मार्ग। क्वेश्चन आ चुका है रेलवे मार्ग का। बताइए भारत में कुल कितने रेल मार्ग है किलोमीटर में। रेल मार्ग जल परिवहन प्रमुख समुद्री पत्तन मुंबई पत्तन में जहाज़ों पर ट्रक को ले जाते हुए ट्रकन को ही घुसा देते हैं भाई अंदर। बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधाओं से युक्त तूतीकोरन पत्तन। तूतीकोरन पत्तन न्यू मंगलोर पर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन। उत्तर पूर्व राज्य में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। मुख्य पत्तन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक आपातकालीन कॉल बॉक्स SOS। अरुणाचल प्रदेश कुफरी बुलंद होती जा रही है मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की सेहत। गोवा के मैंग्रोव वन में पर्यटन। इंडियन रैंक्ड वर्ल्ड 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन। अच्छा, भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें। ये पार्ट है भाई, ठीक। इसके बाद में अब है अपना परिवहन। परिवहन स्थल परिवहन। परिवहन ट्रांसपोर्ट स्थल परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62,016 लाख किमी है। 2020-21 भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। दोबारा देख लें। परिवहन स्थल परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। कौन सा है? सेकंड नंबर पे है अपन। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख स्थल परिवहन की बात कर रहे हैं अपन। 62.16 लाख किलोमीटर है। 2020-21 भारत में सड़क परिवहन
रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ? शेरशाह सूरी, ग्रांड ट्रंक रोड। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। सड़क परिवहन और रेल परिवहन में से अधिक सुविधाजनक कौन सा है? सड़क अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन सड़क मितव्ययी है। घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पथ दोनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितनों में? 6। बताइए, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 6। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आ चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, एक तो यह है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता और फिर चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर और दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर डायरेक्ट कन्याकुमारी है ना, इन 2 गलियारे प्रस्तावित है। बताइए, उत्तर दक्षिण गलियारा है जो किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। पहला तो है प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। अब वो ये दे सकता है, बताइए जो द्वितीय गलियारा है वो किसको किससे जोड़ता है? जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। दोबारा देख ले, भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता और चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग सड़क परियोजना प्रारंभ की है।
क्वेश्चन उसने ये पूछा तो बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग में निम्नलिखित में से किसको नहीं जोड़ता है। जो दिल्ली कोलकाता है और चेन्नई वही है, ठीक है। 2 गलियारे हैं, एक तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी पर परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। NHAI की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD यानी कि PWD है भाई। बताइए PWD के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सा? दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके अधीन है? CPWD। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवेज। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में उनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। किसका होता है? PWD का। निर्माण दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग के पुरानी तथा नई से संबंधित जानकारी वेबसाइट morth.nic.in नेशनल हाईवेज डिटेल्स से एकत्रित करें। अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग, अहमदाबाद बड़ोदरा। अगर रोड ही सही हो ना तो एक्सीडेंट बहुत कम हो जाते हैं। अब भाई अब जैसे कि इसमें जाना ही जाना है तो एक्सीडेंट काहे को होगा बता। अगर जाना ही जाना है तो एक्सीडेंट ज़्यादातर ऐसा होता है जैसे कि रोड है ये और ये रोड है जिसमें इधर जाने का है इधर आने का है तो ऐसे एक्सीडेंट होता है। और जाने का होता वन साइड एक तरफा। जिला मार्ग ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अन्य सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग। उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं
जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग, ये याद होना चाहिए भाई। देख उत्तर दक्षिण गलियारा, सबसे पहले तो ये देख ये शुरू में कौन सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज ये है ना। जब ये एरिया स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद में स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज है ये स्वर्णिम चतुर्भुज। इसके बाद में उत्तर दक्षिण गलियारा, ये तो डायरेक्ट है ना कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक है ये। और पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये पूर्व पश्चिम गलियारा है। यहाँ से यहाँ सिलचर से पोरबंदर, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित एक बी, एक 15, ये याद तो होंगे नहीं यार, क्या मतलब है जब है ना। 89, 15, ये काफ़ी बड़ा है भाई 15 है ना। बताइए राजस्थान सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है 15। फिर 89, मरुग्राम, गुरुग्राम है, गुरुग्राम 64, 71, 10, 22, 75, 94, 73, 58, 74, 91। यार ये याद कैसे हो, याद ही हो जाए अगर जैसे कि ये नंबर याद होते ना तो देख लेंगे ना बाद में ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन है वो याद होना चाहिए। जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज, ये क्वेश्चन आया था, स्वर्णिम चतुर्भुज में निम्न में से कौन सा शहर नहीं है या फिर किसको नहीं जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज समझ लिया, उत्तर दक्षिण गलियारा समझ लिया, पूर्व पश्चिम गलियारा समझ लिया, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित ये याद नहीं है। देख 17, 17, 17, 17, 7, 7, 7 है, 7 मैंने आर पार जा रहा है क्या, 7 ये आर पार तो नहीं है, पीछे देख लेंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, पूर्णिया, गुवाहाटी, पारादीप, पुरी, गोपालपुर, विजयनगर, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, पांडुचेरी, चिरापल्ली, तूतीकोरन, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, मंगलूर, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, बेलगावी, विजयपुरा, हैदराबाद, सोलापुर, रत्नागिरी, निजामाबाद, जगदलपुर, पुणे, नासिक, धुले, जलगांव, नागपुर, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, मांडवा लगे, मंडावा लगे, मांडवा है, मंडावा, मंडावा, मंडावा कहाँ पड़ा था, मंडावा, मंडावा, मांडवा है ना, उदयपुर, जोधपुर,
ब्यावर को बेवर बोलते हैं, केंद्र में बेवर, शुद्ध नाम है बेवर। बीकानेर, जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, औरंगाबाद, जमशेदपुर, खड़गपुर, कोलकाता, पूर्णिया, पारादीप, पुरी, गोपालपुर, भुवनेश्वर, रायपुर, नागपुर, जगदलपुर, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, ईटानगर, पासीघाट, तेजू, सिल्वर, इम्फाल। आगे चलते हैं। सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों का अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन, भारत सरकार के अंडर, जो देश के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा यह क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। सीमांत सड़कें, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने? ये पढ़ लिया है ना। स्वर्ण चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण गलियारा। स्वर्ण चतुर्भुज में निम्नलिखित में से कौन से शहर आते हैं, यहाँ पर कौन से नहीं आते? उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? पूर्व पश्चिम गलियारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित। और ये देख लिया अनुसरण जिला मार्ग है ना, स्वर्ण चतुर्भुज महाराज मार्ग, अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग, अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग। राज्य मार्ग किसके अंतर्गत आते हैं? पीडब्ल्यूडी के। और राष्ट्रीय राजमार्ग CPWD के। 62.16 लाख किलोमीटर है ना, ये पार्ट है। आगे चलते हैं। सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण का अधीन सीमा सड़क संगठन है। भारत सरकार के प्राधिकरण का अधीन सीमा सड़क संगठन जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। उत्तर और उत्तर पूर्वी, उत्तर और उत्तर पूर्वी इधर क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। 9.02 विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल, विश्व की सबसे लंबी। अच्छा, 9.02 सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। बताइए अटल टनल कितनी किलोमीटर लंबी है? 9.02 किलोमीटर है, सुरंग है और भाई विश्व की सबसे लंबी है। किसको किससे जोड़ती है अटल टनल? ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले ये घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी पे इतनी ऊंचाई पे रोड है जो देखिए बादल आ रहे हैं।
सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः ये बारहमासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा की ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। सड़क निर्माण प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर ही सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः बारहमासी सड़कें। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। पहाड़ी रास्ते। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः ये बारहमासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा में अनुपयोगी हो जाती है। कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल डामर को बोलते हैं, द्वारा निर्मित होती है, अतः ये बारहमासी सड़कें। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। पक्की सड़कें निम्नलिखित कौन कौन सी है? सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल। उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात। अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश। रेल परिवहन। पेड़ पौधे नहीं है भाई यहाँ पे, देख है ना, सब खत्म है, सिर्फ पहाड़ है और बर्फ है। रेल परिवहन। भारत में अब रेल परिवहन आ रहा है ना। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समव्ययक मतलब समव्ययक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल कितने वर्षों से? 150 वर्षों से भी अधिक समय से भी भारतीय रेल महत्वपूर्ण समव्ययक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल वे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। सार्वजनिक यानी कि सरकारी, गवर्नमेंट। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में बम्बई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। 34 किलोमीटर। बम्बई से जो ठाणे के मध्य जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? 1853 में। और कितने किलोमीटर तय करती है? 34 किलोमीटर तय करती है। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। 16 क्रियाकलाप। वर्तमान रेल प्रखंड में उनके मुख्यालय बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें। 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू-आकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख है। भू-आकृतिक यानी कि भौगोलिक, है ना। आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधन के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। क्या सहायक रहा है? उत्तरी मैदान। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जलमार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है, प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है।
कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। पश्चिम तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने, यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी है, जैसे कि भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्या से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। पाइपलाइन को बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले ये देख लेते हैं। भारतीय रेल वार्षिक पुस्तिका 1920, रेल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार। वेबसाइट indianrailway.gov। बड़ी लाइन 1676, बड़ी लाइन 1676 गेज मीटर। कितना किलोमीटर है? 63,950। 1920 के तहत है, 1920। मीटर लाइन 1 मीटर है ना, 2402। छोटी लाइन 0.762 से 0.610, 1604। 67,956। बताइए, भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर लंबे मार्गों का किलोमीटर तय करती है? यानी भारतीय रेल का कितने किलोमीटर पे है? 67, 65, 68, 68 ही है कुल मिलाकर, है ना। 67,956, 67,956। बड़ी लाइन कितनी होती है भाई? बड़ी लाइन होती है 1.676। ये तो ज़्यादा तो नहीं है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन ज़्यादा होनी चाहिए वैसे। आई बात समझ में? जो है जो ही है। रेलवे लाइन का बहुत कम विकास हुआ है। सड़क का तो हुआ है, लेकिन रेलवे का बहुत कम विकास हुआ है। 67 कोई ज़्यादा नहीं है भाई। 1.676। बड़ी लाइन की कितनी चौड़ाई होती है? 1.676। मीटर लाइन 1 मीटर, मीटर 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी लाइन 1.676 और ये होती है छोटी लाइन 0.762 से 610। पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का प्रयोग शहरों में उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं और उर्वरक कारखानों में बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था सेलेरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे कि बैरोनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। बैरोनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम है। शोधनशालाएं। शोधनशालाएं कहाँ कहाँ है? एक तो बरौनी में है, मथुरा में है, पानीपत है ना। बरौनी पता नहीं बरौनी कहाँ है, मथुरा का तो पता है। बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित
चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानि इसमें लगभग नहीं के बराबर है। ये फ़ायदा है भाई किसका, पाइपलाइन का। रनिंग लागत न्यूनतम है, वाहनांतरण देरी तथा हानियाँ कि भाई लेट हो गई बस, यहाँ पर लेट हो गई ट्रेन, ऐसा सिस्टम नहीं है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बहरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बहरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 मुख्य जाल हैं। कौन कौन से हैं? ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बहरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बहरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। क्षेत्र दे रहा क्या है क्या? ये कौन सा है इसमें? ये रेल मार्ग है, चल जाने थे, है ना। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। उत्तरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बहरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बहरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है ना। बहरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बहरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश में तक। इसकी एक शाखा बहरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से बीरमगाम, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते, पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ौदा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। अन्य स्थानों से जोड़ती है। ठीक है। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बहरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बहरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। कैसे बताएं इसको? ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बहरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बहरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। दोबारा देख ले। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बहरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बहरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से बीरमगाम, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते, पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ौदा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। याद तो नहीं हुआ भाई, ये रेल मार्ग है, रेल मार्ग। राजकोट, देलवाड़ा एरिया, देलवाड़ा। देखें कोच्चि, कोल्लम, कोच्चि है ना, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोल्लम, रामेश्वरम, तिरुचिरापल्ली, मैसूर है ना, चेन्नई, बेंगलुरु, रानीगंज,
रानीगंज, मंगलूरू, पणजी, हासपेटे, पाड़ी, रत्नागिरी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गंटूर, विशाखापट्टनम, किन्नूर, नांदेड़, पुणे, मुंबई, अकोला, सूरत, जलगांव, बड़ोदरा, वर्धा, रायपुर, कटक, संबलपुर, बिलासपुर, हल्दिया, बांकुर, कोलकाता, रांची, गया, कटनी, भोपाल, रतलाम यहाँ है, बड़ोदरा एरिया, अहमदाबाद, राजकोट, देलवाड़ा, बेरावल, ओखा, नालिया, कांडला बंदरगाह है, मुनावो, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, बठिंडा, अम्बाला, देहरादून, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, पटना, कटिहार, गया, रांची, बांकुरा, हल्दिया, कोलकाता, कुमारघाट, सिलचर, कोहिमा, गुवाहाटी, धुबरी, डिब्रूगढ़, मरकोंग, तनगोरी। रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला, पता नहीं, इसमें नहीं दे रखा ना, पुराना है इसमें। रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। पहले भी आ चुका है, 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500। 36,000 को ऐसे करने का लक्ष्य है ना। पाइपलाइन HVJ, H हजीरा, V विजयपुर जगदीशपुर, J HVJ। जल परिवहन। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्रा करते हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। अंतः स्थलीय नौ संचालन, इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। बताइए, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर है? 14,500 है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। मशीनीकृत 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। अब पूछ लिया, ये बताइए कितना किलोमीटर मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है? 5,685 हैं, यहाँ पर 6,685, 5,685, 14,500 ये है भाई।
उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी की बोल रहा है, उत्तर पूर्वी यानी कि ये अपना भारत है, तो उत्तर और पूर्वी इधर की बोल रहा है। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, असम वगैरह इधर है ना। ये देख, ऊपर बैठने की ये बेंच बना रखी है ना, किराया लेते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ बीच में जाना है इनको, तो इन्हें किराया फिक्स कर रखे हैं। जैसे कि बीच का स्टेशन है तो वही यहाँ का 10 रुपये है, अगर यहाँ जाना है यहाँ से यहाँ तो 20 रुपये, ऐसे इनने इनकी रेट फिक्स कर रखी होगी। ये लाइट का जुगाड़ है। आई बात समझ में? ये बैठे हैं देखिए। कभी कभी ये नावें डूब भी जाती है तो काफ़ी जन धन की हानि होती है उस समय। ये बड़ी तरीके से बैठे हैं देख, जाने में आनंद आता होगा भाई, पानी के बीचों बीच। और ये प्रचार के लिए इन पे लगा दिया जाता है। जो भी कोई कोचिंग वगैरह का जो भी कुछ प्रचार करते हैं, ये इसके अंदर भी बैठे हैं। शायद अंदर की अलग रेट होगी, शायद यहाँ पर ये रेट तो एक ही होगी, लेकिन जैसे कि ये फुल होगा तो ये ऊपर वैसे। ठीक, काफ़ी बड़ी बोट है। ये गाड़ियों को चढ़ाते भी खुद ही हैं भाई। अनट्रेंड यहाँ ये पानी भरा है, इसमें गिर जाए तो फिर ये है बात। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय जलमार्ग, जब एक तो है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1600 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। यहाँ पर ये पूछ सकता है, बताइए नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या ये 2 है ना, 891। केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर। नौगम जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम। काकीनाडा और पंदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्ण नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ है? काकीनाडा और पंदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी कृष्ण नदी का विशेष विस्तार। जलमार्ग संख्या 3 है। ऑप्शन ऐसे देगा। यहाँ पर जलमार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ तक है? जलमार्ग संख्या 2, जब एक तो ये हो गया है ना हल्दिया तथा इलाहाबाद, और 2 ये हो गया सदिया व धुबरी के मध्य 891 में, मैंने कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। थर्ड ये हो गया केरल पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहर 205 किमी। नौगम जलमार्ग संख्या 3। काकीनाडा और पंडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी कृष्ण नदी का विशेष विस्तार 1078। राष्ट्रीय जलमार्ग 4। काकीनाडा और पंडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी कृष्ण नदी का विशेष विस्तार। एक 1078। अब है मताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मण नदी का विशेष विस्तार 500
588, ये कौन सी नदी है भाई? ब्राह्मणी नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 5, कुछ अन्य अंतर जलमार्ग हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी, कम्बुरजुआ, सुंदरबन, बराक, केरल का पश्चिजाल। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। आई बात समझ में? कितना? 68%। बताइए कितने प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? 68% है। देश का 95। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। मताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग की लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 5 की यहाँ पर बोल देगा। बताइए मताई नदी, महानदी, डेल्टा चैनल, पूर्वी तट के नहर के साथ ब्राह्मणी नदी विशेष, ये कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? 5। कुल कितने? 5। ये 588 है। और काकीनाडा और पंडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी 1078, ये 4 है। 3 केरल पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम, संख्या 3। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। नौगम जलमार्ग संख्या 2। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम जलमार्ग संख्या 1, सबसे बड़ा है 1620, हल्दिया तथा इलाहाबाद। सदिया व धुबरी 1891, 2, 3, 4। प्रमुख समुद्री पत्तन। भारत की 7516.6, ये पॉइंट भी पूछ लेता है वो। 7116.6, 7516, 7516, 7516, 7516 किमी लंबी समुद्र तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। ठीक है। 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तटरेखा कितनी है बनी? 7516। 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। कांडला गुजरात में है। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, उसकी कमी को पूरा करने तथा बम्बई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सका है वो। बताइए बम्बई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया? कांडला। बम्बई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया। कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल पत्तन का। और बम्बई के लोड को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? कांडला का। कांडला का नाम दीनदयाल पत्तन। यह एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के उद्योग तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। आयात निर्यात को। अच्छा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को। मुंबई बृहद पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन आ चुका है। मुंबई
बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोत्याश्रय है। बम्बई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। बताइए जवाहरलाल नेहरू किस पत्तन के पास विकसित किया गया है? बम्बई पत्तन। यानी बम्बई के लोड को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। और ये कांडला और बम्बई पत्तन के लोड को कम करने के लिए कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। कौन कैसा है ये? ज्वारीय पत्तन है। बम्बई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोत्याश्रय है। बम्बई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह है। एक समूह है बम्बई पत्तन में जहाज पर ट्रकों को ले जाते हुए। बम्बई पत्तन काफी बड़ा जहाज है भाई। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए बम्बई के लोड को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? कांडला का। कांडला का दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल पत्तन। ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्न का निर्यात को कौन संचालित करता है? कांडला। इसके बाद में है ना बम्बई। यार बम्बई में ये अभी तो पड़ा है बम्बई है ना। और ये कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह है पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लोहे अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। लोहे अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मागांव पत्तन यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लोहे अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन केंद्र मुख्य खानों से निकले लोहे अयस्क का निर्यात करता है। कौन? कर्नाटक। न्यू मंगलोर पत्तन केंद्र मुख्य खानों से, केंद्र मुनि कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख खान कहाँ है? कर्नाटक में है। कैसे कर्नाटक? कुसे कर्नाटक है ना। कैसे कर्नाटक? कैसे कर्नाटक? और कैसे कुद्रेमुख? 50% कैसे होता है? मागांव लोहे का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम कोच्चि पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोत्याश्रय है। बताइए कौन सा पत्तन लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोत्याश्रय है? कोच्चि। लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोत्याश्रय है कोच्चि पत्तन। न्यू मंगलोर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है ना। जब ये कहाँ है? लैगून के मुहाने पर एक प्राकृतिक पोत्याश्रय है। कौन सा है वो? कोच्चि। और न्यू मंगलोर पत्तन केंद्र मुख्य खाने से निकले लोहे अयस्क का निर्यात करता है। न्यू मंगलोर। दोबारा देख ले। मागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक है। जो देश का कुल 50% लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लोहे अयस्क का निर्यात करता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लोहे अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम कोच्चि पत्तन यह एक लैगून के मुहाने पर तथा एक प्राकृतिक पोत्याश्रय है।
पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लोहे अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागो पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। बताइए वह कौन सा बंदरगाह है जहाँ से देश का 50% लोहे का निर्यात किया जाता है। मारमागाओ पत्तन। ये मारमागाओ पत्तन है कहाँ है? कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन केंद्र मुख्य खानों से निकले लोहे अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम कोच्चि पत्तन है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। न्यू मैंगलोर कहाँ है? न्यू मैंगलोर में कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर। केंद्र कुद्रेमुख खानों से निकले लोहे का निर्यात करता है। कौन? न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर पत्तन। कुद्रेमुख खानों से निकले लोहे का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। यह एक लैगून के मुहारे स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है कोच्चि। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। पूर्वी तट के साथ है ना, पूर्वी तट के साथ ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है ना। जब पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित होता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापत्तनम इस तरह से गहरा व सुरक्षित पत्तन। प्रारंभ में यह पत्तन लोहे का निर्यात के रूप में विकसित किया गया है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, आई बात समझ में? बात बता दूं मैं तुझे सीधी सट। ये बताइए तूतीकोरन पत्तन यानी तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ है? यह है तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर। यहाँ पर तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा बंदरगाह है निम्नलिखित में से? तूतीकोरन पत्तन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक पोताश्रय है? तूतीकोरन पत्तन तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। आई समझ में? जब तूतीकोरन पत्तन तो है प्राकृतिक, आई समझ में? नो छेड़ाछाड़ी, एकदम नेचर है ना। तमिलनाडु में है ये तो। और कृत्रिम ये कहाँ है? चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम बनाया हुआ है। तो तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की तो राजधानी है चेन्नई। हाँ, लेकिन ये कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। किसका? चेन्नई का, मुंबई के बाद। विशाखापट्टनम स्थल से गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लोहे अयस्क का निर्यातक के रूप में विकसित किया गया। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लोहे अयस्क का निर्यात करता है। कौन सा? पारादीप बंदरगाह है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी है, रिवरराइन पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय टाइडल पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में
विकसित किया गया है। प्रारंभ में यह पत्तन लोहे अयस्क के निर्यातक के रूप में विकसित किया गया है। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लोहे अयस्क का निर्यात करता है। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है ना, ये हो गया। अब लोहे अयस्क का निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। कौन सा? विशाखापत्तनम। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लोहे अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी रिवरनाइन पत्तन है, कोलकाता का एक। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय टाइडल पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। बताइए निम्न कौन सा ज्वारी पत्तन है? कोलकाता है भाई। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी रिवरनाइन पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ठीक है ना। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। बड़े आकार के कार्गो को उठाने वाले की सुविधा से युक्त तूतीकोरिन पत्तन। तूतीकोरिन पत्तन कहाँ है भाई? अपन ने पढ़ा है, एक तो विशाखापट्टनम गिरा हुआ सुरक्षित पत्तन है ना, और कोलकाता है ये। तूतीकोरिन देखना है अपन को, तो तूतीकोरिन पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। तूतीकोरिन है भाई तमिलनाडु में। अतः पत्तन हमारी पड़ोसी देवता है ना, तूतीकोरिन एरिया। और दूसरा कौन सा है? चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। चेन्नई, लेकिन ये कृत्रिम है। ये कलकत्ता वाला कैसा पत्तन है, कैसा बंदरगाह है? ज्वारी है। आई बात समझ में? हल्दिया। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए किस पत्तन का विकास किया गया है? हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। हल्दिया नाम का जमा ना, हल्दिया। तूतीकोरिन पत्तन। क्रॉस का चिन्ह रखा। ये जो जहाज दिख रहा है ना, इसका 30% हिस्सा, जैसे कि ये जहाज है ना, ये जहाज है, तो इसका इतना परसेंट एरिया तो जल के अंदर ही होता है भाई। अब है वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे कि ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबी समुद्री रास्तों का सुगमता से प्रसार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी भागों के विषय में सोचें, जहाँ बड़ी नदियाँ, विभिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है।
उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ है, इस वजह से। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1953 में। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। 1953 में। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय सक्रियताओं में तथा अगम्य दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करता है। पवन हंस एरिया। पवन हंस। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर 1953 में। लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय सक्रियताओं में तथा अगम्य दुर्लभ भूभागों में जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। किधर? उत्तर पूर्वी राज्यों में। वहाँ सस्ती है भाई ये, क्योंकि वहाँ सड़कों का विकास नहीं है ज़्यादा, इस वजह से। संचार सेवाएं, ठीक, इसको देख लेते हैं। समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन। समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन यानी कि समुद्री बंदरगाह। समुद्री पत्तन, हवाई पत्तन। तूतीकोरन, कोच्चि, दक्षिण भारत। तिरुवनंतपुरम। कोच्चि, तूतीकोरन। कोच्चि तो ये हो गया है ना। समुद्री पत्तन कोई दिक्कत ही नहीं है, हवाई का तो चित्र बन रहा है इसमें। कोच्चि, तूतीकोरन और तिरुवनंतपुरम। चेन्नई, मीनांकम, न्यू मैंगलोर एरिया भाई कर्नाटक में है। मारमागांव भी कर्नाटक में ही है, ठीक है ना। न्यू मैंगलोर और मारमागांव नाम गजब है ना। मारमागांव भारी भरकम शब्द है। न्यू मैंगलोर। कोच्चि है ना, तूतीकोरन। आगे चलते हैं। विशाखापट्टनम, हैदराबाद, छत्रपति शिवाजी, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू। फिर पारादीप है ना, कांडला गुजरात में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा सांसी, अमृतसर। और नहीं है, कोलकाता में। पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हल्दिया, पारादीप। अच्छा, इतने ही हवाई अड्डे हैं क्या? और भी है हवाई अड्डे तो, है ना। पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब संचार सेवाएं, ठीक, कितना पार्ट रहा है? ज़्यादा नहीं है। संचार सेवाएं जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्त करते या संदेश भेजने वाले के गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। कौन कौन से हैं? निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह है, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है।
यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयानों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। पहली श्रेणी की। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। पूछ सकता है क्या वो फर्स्ट श्रेणी में कौन सा आएगा, देख ले, कुछ भी दे सकता है। एनसीईआरटी है भाई। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, है ना, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में पहली श्रेणी किधर गई, पहली श्रेणी ये रही, है ना। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित कर। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। कार्ड व लिफाफा बंद इमरजेंसी और एकदम बहुत ज़रूरी तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुँचाता है। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुँचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों में, नगरों में डाक संचार में तीव्र शीघ्रता तो हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल और ग्रीन चैनल। कितने बनाए गए हैं? 6 डाक मार्ग, राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल व्यापार यानी बिजनेस चैनल, बाहरी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी, भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीकों को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। आई बात समझ। डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य आईटी, भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, फिर आईटी, कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। आगे चलते हैं। तीन 300 मीटर। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक काम एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचना के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं, पर पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से भी संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। दूरदर्शन तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। वो बात तो सही है, लेकिन है ना, दूरदर्शन जो है ना, जो सरकार के अंडर में रहता है भाई, ठीक है ना, सरकार ये है जो सरकार के बारे में ज़्यादा बताता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार के समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं, हिंदी भाषा में, तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है।
यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्म बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्र फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। भारत व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। किसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्यों में, देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। व्यापार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। राज्य स्तरीय एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। पूछ सकता है वो, बताइए किसे आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है? किसे आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति इसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इसका वितरण समान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर, रुक जा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ही आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है राष्ट्र का। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो, अगर निर्यात मूल्य निर्यात है ना, आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूलन व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, निर्यात। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है, यानी कि अपन बेच तो कम रहे हैं और खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो वो गलत है ना। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद है। भारत में आयातित वस्तु में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्योगों को भी परिचय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत, पर्यटन और पर्यटन पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन। वैसे दोबारा देख लेते हैं। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय यानी आश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है।
विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारिपर्यटन, इको टूरिज्म, पारिपर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। विरासत पर्यटन, पारिपर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है साहब। इसके बाद में है देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन उद्योग के विकास से देश के विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। भारत के मानचित्र पर अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न प्रदेश में स्थित प्रमुख स्थल को प्रदर्शित करें तथा इसका देश के अन्य भागों में रेल, सड़क, वायुमार्ग द्वारा संपर्क भी दिखाएं। कक्षा में चर्चा करें। आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार का पैटर्न विकसित किया जा सकता है और क्यों? आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किन क्षेत्रों को पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है और क्यों? सतत पोषण विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है? सतत पोषण विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है? वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है भाई कुफरी। बुलंद होती जा रही है मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की सेहत। नई दिल्ली में कुछ वर्षों से चिकित्सा के लिए भारत आने वाले विदेशियों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। विशेष रूप से केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इससे खासी लाभान्वित हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में चिकित्सा पर्यटन की वृद्धि दर में 15% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल $2 अरब के बराबर मेडिकल टूरिज्म उद्योग 2012 तक भारत के सबसे चमकदार माने जाने वाले IT उद्योग के ये कटेंगे पेपर के ना। अरुणाचल प्रदेश, इंडिया रैंक्ड है वर्ल्ड 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन। इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, थाईलैंड, स्पेन, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड। भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें। गोवा के मैंग्रोव वन में पारिपर्यटन। गोवा के ये हो चुका है, वही पार्ट है, कुछ रहा हो उसको देख लेते हैं। तूतीकोरन, कोची, न्यू मैंगलोर, मार्मागांव, चेन्नई અને विशाखापट्टनम, फिर छत्रपति शिवाजी, जवाहरलाल नेहरू, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सन 1953 वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर। हल्दिया, सदिया बेधोबरी, केरल के पश्चिम तटीय नहर, जलमार्ग संख्या 3, काकीनाडा और पुडुचेरी राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग 4। तो 1 है ना, 2, 3 और 4 7516.6, 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पतन है। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। पाइपलाइन
बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। क्या आप जानते हैं रेल परिवहन उत्तर पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश सीमांत सड़कें। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, अहमदाबाद बड़ौदा द्रुत मार्ग, PWD, CPWD। तो चलिए मिलते हैं नहीं हाली से, तो क्वेश्चन और देखना है ना, क्वेश्चन देखते हैं। चल इनमें से कौन से दूरस्थ निम्न स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? इनमें से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? इसकी बोल रहा है असम से गुजरात है ना, पूर्वी पश्चिम गलियारे, पूर्वी पश्चिम जब सिलचर और पोरबंदर है, सब गलत है ना। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ये पाइपलाइन है, ठीक है ना, इसमें कोई देरी नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, हजीरा से H, जगदीशपुर से J है ना, और B से व HBJ पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? जब यार यही तो बात है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र होना चाहिए, देख लेना और है। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है और अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? अधिकतम गहराई का पत्तन है। क्या बताएं अब इसमें हैं? ये बोल रहा है क्या, ये अपना प्यारा भारत है जब पूर्वी तट इस पे जो अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है, पूर्ण सुरक्षित है, पूर्ण सुरक्षित है। तूतीकोरिन करते हैं ना, तूतीकोरिन। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो सड़क है इसमें तो है ना, ये सबसे ज़्यादा है। इनमें से कौन सा शब्द बर्ड में शायद 1 नंबर पर आते हैं तो सड़क पर शायद। इनमें से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? देशों की बात आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जब रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? जो पहला है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? रेल परिवहन मैदानों में है ना, और उद्योग वगैरह है ना वहाँ पे। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर स्पष्ट करो। निम्न प्रश्नों को तो लगभग 120 शब्दों में दीजिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं? पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखिए। उत्तरी दक्षिण गलियारे कॉरिडोर का उत्तरी छोर है, कॉरिडोर गलियारे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का नाम है। दक्षिण रेलवे खंड का मुख्यालय है। ये नहीं आया यार क्वेश्चन में, पाठ में। दक्षिणी रेलवे खंड का मुख्यालय। 1676 मीटर चौड़ाई वाले रेल मार्ग का नाम है। ये सुरुवाड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा
एक नदी पत्तन, उत्तर भारत का व्यस्तम रेलवे जंक्शन। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तथा विकर्ण रूप से शुरू करते हुए इसके विभिन्न गतिविधियों को चिन्हित करें। पहली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में। जब वो 1676 वाला कौन सा था? ये था देख जल। अरे यार पूर्वी तट वायु परिवहन आ गया ना, ये एरिया। 1620 है हल्दिया तथा इलाहाबाद। 1620 ये, और तो 891 है सेकंड नंबर का। 1620 फर्स्ट नंबर है ना। 891, 891 2। 1620 1, 891 2, 205 3, काकीनाडा 4, 1 2 3 4 और 588। यही है और थोड़ी है। देख ले। और रेल मार्ग की बात कर रहा है। रेल मार्ग का नाम है, रेल मार्ग का नाम है, रेल मार्ग का नाम है। भारतीय रेल परिवहन कितने प्रखंडों में बांटा गया है? 16 में। 58 34 किलोमीटर। जब 1676 है। ये तो नहीं है वो 1.676 पॉइंट लगाना भूल गया हो। बड़ी लाइन का है 63,950। वही है, वही है ना, वही है 1600 1676। अपनी गलती है, किताब की गलती नहीं है। 1.676 बड़ी लाइन है। तो चलिए मिलते हैं, देख लेते हैं। उत्तरी दक्षिण गलियारी कॉरिडोर का उत्तरी छोर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का नाम, दक्षिण रेलवे खंड का मुख्यालय, 1.676 मीटर चौड़ाई वाला रेल मार्ग का नाम, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा, एक नदी पत्तन, उत्तरी भारत का व्यस्तम रेलवे जंक्शन। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।